देखिए, किसी भी देश के लिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा उस देश की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। भारत भी अपने बाहरी तटीय समुद्री सीमाओं पर काफी साल से चुनौती झेलता आया है। ऐसे में समझते हैं कि आईएनएस विक्रांत जो भारत का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसका टोटल स्पेसिफिकेशन क्या है और यह कैसे काम करता है। इसके साथ यह भी समझेंगे कि अरेस्टेड लैंडिंग क्या होती है और सर्विलांस रडार क्या काम करता है और एयरक्राफ्ट के ऊपर जो मार्किंग क्या होता है उसका मतलब क्या होता है। आइए आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, 1947 के बाद भारतीय नेवी बहुत कमजोर थी और तट रेखा बहुत बड़ी थी, इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ती थी जिसके ऊपर हवाई जहाज को उतारा जा सके। क्योंकि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते और उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है। अगर फ्यूल टैंक बड़ा करेंगे तो वजन ज्यादा हो जाएगा और फाइटर जेट काफी तेज उड़ता है, ऊपर नीचे जैसे तैसे। ये देखिए ऐसा मतलब उड़ा ऐसे ऐसा कहाँ सब इधर भागता है, तो ये काफी स्पीड में चल रहा है, इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला था ब्रिटेन का एक जहाज एचएमएस हरकुलियस। यह समय से मतलब बन नहीं पाया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ने 1957 को इसे खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भारतीय कैरियर में शामिल कर दिया। इसका नाम बदलकर आईएनएस विक्रांत रख दिया। ये देखिए हमारा आईएनएस विक्रांत, यह भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी पीएन गाजी आईएनएस विक्रांत को मारने आया था, जो खुद मरकर चला गया। 1971 के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लड़ाई था जिसने बांग्लादेश को अलग देश बना दिया और पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी। अब समझते हैं कि जो आईएनएस विक्रांत है वो कैसे काम करता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। देखिए, यह विक्रांत 1961 से 1997 तक भारतीय सेवा में शामिल रहा और उसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। रिटायर करते वक्त इसे तोड़ दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े के और उनकी औकात दिखा दी थी। जहाज बहुत बड़े और लंबे चौड़े होते हैं, तो इसमें लोहा भी ज्यादा यूज किया हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा दिन अगर पड़े रहेगा तो लोहा में जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो भारत सरकार ने इसे कबाड़ा में बेचने का निर्णय लिया, जो बजाज कंपनी ने इसे खरीद लिया। इसके बाद इस लोहे का मोटरसाइकिल बना दिया, जो कि आप देखे होंगे इस टाइप का मोटरसाइकिल रहता था और उसका आगे का हेडलाइट ऐसा था, ठीक है। और इसका नाम भी था विक्रांत। विक्रांत के हटने के बाद हमारे पास एक और आईएनएस विराट था, जो 12 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसने लगभग 30 वर्षों तक भारत की सेवा की। इसे भी भारत सरकार ने 2017 को हटा दिया था। ये देखिए आईएनएस विराट है, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने यूक्रेन से, जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, वहां से एडमिरल गोस्कोव युद्धपोत को खरीदा और नाम बदलकर आईएनएस विक्रमादित्य रख दिया। यह जो रूस से खरीदे गए थे केवीएस रेडी के विमान, वो एडमिरल कोसगोव का एक संशोधित रूप है और इसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह 34 से अधिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है। ये जैसे कि देखिए यह अपना विक्रमादित्य जो रूस से लाया गया था। यह भारत की समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और इसके समुद्री तट रेखा भी बहुत बड़ी है और दुश्मन दोनों तरफ से आंख दिखाते रहता है। यहाँ पर देखिए ये चाइना है और चाइना ने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना लिया और ये इधर से भी हमला कर सकता है, मतलब कि भारत को दोनों तरफ से चाइना मतलब हमला कर सकता है। इसलिए हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एक तो हमारे पास था ही और एक यूक्रेन वाला, फिर इसी का डुप्लीकेट हमने भारत में ही निर्मित कर दिया। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे हो सकता है। देखिए, आपने करण अर्जुन पिक्चर तो देखी होगी, उसमें जो विलन अमरीश पुरी साहब होते हैं उनके द्वारा मतलब करण अर्जुन को मार दिया जाता है, ठीक है, और फिर दोबारा करण अर्जुन पैदा होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पहला हमारा आईएनएस विक्रांत था उसको तो मतलब तोड़ दिया, कबाड़ा में बेच दिया, बजाज वाला ले लिया। उसके बाद दूसरा जो एक आईएनएस विक्रांत है वो नया बना, डुप्लीकेट बनाया भारत ने, जो कि 2013 से 2022 के बीच में बना। करीब 10 साल का लंबा समय लगा और फाइनली 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। इसे इंडिजीनस युद्धवाहक कहा जाता है। मतलब इंडिजीनस वह नाम है जो किसी वस्तु को या चीज को अपने ही देश में बनाया जाता है, मतलब स्वदेशी हो, ठीक है। इसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, हैवी है, करीब 1.25 लाख हॉर्स पावर का है, यानी कि 1,10,000 घोड़े के बराबर जितना इसका पावर है। विक्रांत की लंबाई चौड़ा की बात करें तो 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका वजन लगभग 45,000 टन का है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह 30 विमानों को एयर विंग को संचालित कर सकता है। इसमें 1600 से अधिक लोगों का चालक दल रहता है और इसे बनाने वाली जो कंपनी है इसे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। कोचिंग शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो बड़े बड़े जहाजों को बनाता है। यहाँ पे देखिए यही है कोचिंग शिपयार्ड और यहाँ पे हमारा आईएनएस विक्रांत को बनाया गया था। और यहाँ देखिए इसे पहले ड्राई डॉक में रखा जाता है
फिर नीचे इसका पेंडी बनाया जाता है। इसके बाद समुद्र में उतार दिया जाता है। समुद्र में उतार देने के बाद ऊपर देखिए पूरा एविएशन कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जिसे आयरलैंड भी कहा जाता है, इसे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद फिर रडार सिस्टम सेटिंग किया जाता है, मतलब ये ऊपर का पूरा डेक बनाया जाता है। इसका अगर मरम्मत भी करना हो तो सब यहीं पे मरम्मत किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए मतलब बगल में एक जगह है खोपचा जैसा, वहां पे इसका मरम्मत होता है, वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है और वहां पे मतलब सर्विस की जाती है। ठीक है। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि मिलाकर करीब 30 विमान एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष केबिन होता है। इसमें 16 बेड का अस्पताल और एक मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न चिकित्साएं सुविधा भी होती है। जैसे कि इसका अंदर का सीन देखिए, मतलब कितना अच्छा है, लग्जरियस। इसका एविएशन हैंगर ओलंपिक के 2 पुल के बराबर बड़ा, मतलब बड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मॉडल का उपयोग करता है। देखिए फाइटर जेट को ऊपर नहीं रखा जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। ऊपर तो सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए होता है, नीचे अंदर जाने के लिए यहाँ से 2 बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, जिसे लिफ्टर कहते हैं। यहाँ इस दरवाजे से जहाज को अंदर घुसा दिया जाता है। ये आईएनएस विक्रमादित्य का है, ठीक है। लेकिन अपना जो स्वदेशी विक्रांत है उसमें सी टाइप का मतलब लिफ्ट है। यहाँ पे आप देखिए एक ऐसा बना हुआ है, ऐसा सी टाइप का, ठीक है। इसी के अंदर जहाज को घुसाया जाता है। यहाँ पर एक लिफ्ट लगाया जाता है जहां से अंदर को जहाज को घुसाया जाता है। ये लिफ्ट के ऊपर जहाज को रखा जाता है और नीचे उतार दिया जाता है, जहाज अंदर घुस जाती है। देखिए यहाँ पर एक फाइटर जेट रखा हुआ है और इसका जो पीछे का भाग है वो मतलब बाहर निकला हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मेन भाग तो सब आ गई है, पीछे थोड़ा रहेगा लटका हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी टाइप दरवाजे से अंदर जहाज घुस जाती है। यहाँ पे सब मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, मतलब फ्यूल बदलना हो, इंजन ऑयल बदलना हो, या मतलब जो का जो हथियार लोडिंग करना हो, सब काम मतलब इसके अंदर ही किया जाता है। यूं समझिए मतलब यहाँ गैराज का भी काम होता है इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फाइटर जेट है जिसका विंग उठा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मिग-29 के नेवल वर्जन है, इसका अभी उठा हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर कैसे जाएगा, देखिए आराम से चला जाएगा। ये जब अंदर जाता है इसका विंग ऐसा उठा हुआ है, ठीक है। अंदर जाएगा तो थोड़ा फोल्ड ऐसा होके फोल्ड हो जाएगा, फिर अंदर जाके घुस के फिर अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये अंदर आराम से जा सकता है। इसके अलावा तेजस भी आराम से घुस जाएगा। लेकिन अभी जो नेवी में जो सबसे तगड़ा फाइटर जेट है वह नहीं जा पाएगा। राफेल है वो भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि देख लीजिए राफेल का मतलब ये डायना इतना बड़ा बड़ा है, कैसे अंदर जा सकता है, उसका ज्यादा बड़ा डायना है, तो अंदर घुसेगा ही नहीं, तोड़ देगा डायना को। तो ये दोनों फाइटर जेट का डायना बड़ा होता है, तो ये अंदर नहीं जा सकता है। हालांकि अंदर जाने के लिए मतलब दरवाजा बड़ा होना चाहिए और भविष्य में इसकी जरूरत भी बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो भारत सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सोच समझ कर बनाना चाहिए। अब समझते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर बहुत सारे लकीरें होती है, मार्किंग क्या होता है, आखिर वो क्यों किया जाता है और इसका काम क्या होता है। तो देखिए यहाँ जो आप यह स्थान देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये है पार्किंग एरिया, मतलब जो मतलब रेडी फाइटर जेट है उड़ान भरने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए वो यहाँ पे रखा जाता है, ये पार्किंग एरिया है। वहीं जो आप जो पीला वाला लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन ये है, एक ये लाइन ये है, मतलब इसमें 2 लाइन होता है पीला वाला। ये जो छोटा वाला पीला लाइन है वो है मतलब ज्यादा फास्ट मतलब उड़ान भरेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड में एकदम उड़ जाएगा, ठीक है। और जो उसके ऊपर वाला है वो लंबा लाइन, वो मतलब थोड़ा स्लो उड़ान भरेगा, जैसे 4 सेकंड 5 सेकंड लग जाता है, ठीक है। तो ये मतलब उड़ान भरने के लिए होता है दोनों पीला लाइन। और जैसे कि 93 पे उड़ान भर रही है, वहां पे क्या है ज्यादा दूर से आता है हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जगह कम होता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में मतलब फास्ट उसको भागना पड़ता है। तो ये 2 पीला लाइन रहता है, ठीक है। यहाँ से मारेगा धाए धाए तो उसको ऊपर से मतलब थोड़ा स्लो आएगा। यहाँ से जो रोडी है वो रेडी होकर यहाँ आया, यहाँ से उड़ गया, तो दूसरा एरिया इस लाइन पे आया, ये भी उड़ गया, ठीक है। इस तरह से इसको उड़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पीला लाइन है वो उड़ान भरने के लिए ही होता है। और यहाँ पर जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ठीक है, वो निशान दिया हुआ है, वो हेलीकॉप्टर उतरने का है। देखिए अब आपको लगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, जब यहाँ तो उड़ान भरता है, तो जब ये उड़ान भरने लगता है तो हेलीकॉप्टर को यहाँ से हटा दिया जाता है, उसके बाद फाइटर को उड़ा दिया जाता है, मतलब अपने हिसाब से सेटिंग करते रहता है। यहाँ एक और खास बात समझिए कि जब जहाज लैंडिंग होती है तो उसके लिए एक साइड में 3 अरेस्टेड वायर लगे होते हैं। जब लैंडिंग जहाज करती है तो यह वायर जो अरेस्टेड वायर है वह इसके हुक में, मतलब जहाज के हुक में फंस जाती है और जहाज आगे जाकर रुक जाती है। जैसे आगे रुकती है मतलब जो पायलट होते हैं उसको एहसास हो जाता है कि हुक जो है वो अरेस्टेड वायर में ऐसा टच हो गया और फंस गया है, तो पायलट रोक देता है। अगर अरेस्टेड वायर में हुक नहीं भी लगा जहाज का, तो पायलट क्या करता है, जहाज को आगे मतलब वापस उड़ा लेता है, नहीं तो पानी में गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब लैंडिंग करना है एयरक्राफ्ट को, तो यहाँ पर एक बड़ी और समस्या होती है, मतलब ये जो विक्रांत है पानी पर चलता है, ठीक है। और वहां पे मतलब हलचल होते रहता है, या तो फिर जहाज तो बबलिंग होता है, या तो फिर हल्फा आता है, या तो आंधी तूफान आता है, तो कभी डगमगा भी जाता है, ठीक है, आईएनएस विक्रांत। तो मतलब अगर ये डगमगा रहा है तो इसको ऊपर मतलब सीधा फाइटर जेट कैसे उतरेगा, तो ये डगमगा रहा है तो ये भी तो डगमगाएगा, तो ठीक है। तो जहाज को मतलब सीधा लैंडिंग कराने के लिए उसका एंगल मिलाना पड़ता है, और जो एंगल मिलाता है उसे कहते हैं टेकोन रडार।
यहाँ आप देखिए एक रडार लगा हुआ है, इसे टेकोन रडार कहा जाता है। इसी के माध्यम से जहाज का जो एंगल होता है वो मिलाया जाता है कि बाबू थोड़ा और आगे आने दो, थोड़ा साइड करो, थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा नीचे लो, हाँ ठीक है, अब आने दो, बराबर उतार दो, ठीक है। तो मतलब ये टेकोन जो रडार होता है वही इसको बतलाता है, मतलब उसको रास्ता कि हाँ बैलेंस तुम्हारा बराबर है जहाज का, आप उतार दो, ठीक है। जैसे कि आप बस पे जा रहे हैं और बस ऐसे ऐसे बबलिंग कर रहा है, तो क्या आप उतर पाएंगे? बस बबलिंग कर रहा तो आपको सही का भी बबलिंग होगा, ऐसा ऐसा हिलेगा डुलेगा, तो आप गिर भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसा ही यहाँ पे भी होता है, पहले बैलेंस को एंगल को मिलाया जाता है, फिर जहाज को उतारा जाता है, ठीक। अब आगे उसी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर होता है मेरीन ड्राइव और नेविगेशन रडार। मेरीन ड्राइव जो छोटे मोटे टारगेट को पकड़ते हैं, जैसे कि कोई नजदीक से ड्रोन आ रहा है या कोई शिप या जहाज आ रहा है, ठीक है, तो उसे मतलब बताने के लिए काम करती है। और ये जो नेविगेशन सिस्टम है वो रास्ता बताता है, नेविगेट करता है। आगे जाना है तो समुद्र में मतलब कोई पहाड़ी तो नहीं है, ऐसा मतलब एयरक्राफ्ट जा रहा है और नीचे अगर पहाड़ी मिली तो टकरा जाएगा उसका पेंदी, ठीक है, पेंदी टकरा जाएगा तो फिर वो जहाज डूब जाएगा, मतलब कुछ भी घटना हो सकती है, दुर्घटना। इसीलिए मतलब ये नेविगेशन सिस्टम का काम है आगे का रास्ता बताना। इसके अलावा जो ऊपर आप देख रहे हैं वो सेलेक्स आरएनए वार्निंग रडार होता है। यह मतलब बड़ा दिखता है, ये जो आप देख रहे हैं ये दो होता है, ठीक है, एक ऊपर लगा रहता है और एक नीचे लगा रहता है। इसका काम है 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले जितने भी टारगेट है, दुश्मन है, उसका सभी को वार्निंग दे देता है, सभी डिपार्टमेंट को मैसेज भेज देगा। इसीलिए ऊपर का ये जो रडार रहता है वो मतलब पूरा मैसेजिंग करता है और बताता है नीचे वाले को कि हाँ ये दुश्मन आ रहा है, इधर से मतलब पाकिस्तानी जहाज आ रहा है, उधर से फाइटर दे रहा है मारने के लिए, उस पर हमला करें। तो ऊपर जो रडार आता है वो नीचे वाले को मैसेज कर देता और ये पूरा डिपार्टमेंट को मैसेज करता है। और भी कई तरह के रडार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है MF यानी कि मल्टी फंक्शनल स्टार रडार, ठीक है। यह 360 डिग्री में घूम जाता है, मतलब पूरा गोल घूम जाएगा, चारों साइड देख लेगा और यह कई सारे टारगेट को एक साथ लॉक कर देता है। मतलब कि जैसे कि इधर से कोई मतलब फाइटर जेट आ रहा है तो इधर लॉक किया, फिर इधर देखने लगा, फिर इधर लॉक किया, फिर पीछे देखने लगा, इधर लॉक किया, मतलब ये चारों साइड पूरा 360 डिग्री में घूम जाता है, ठीक है। इसका काम ही मतलब देखना कि कौन किधर से मतलब कौन सा टारगेट आ रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखना, ठीक है। यह 360 डिग्री में घूमता है और इसके अलावा एंटीना की भी तरह तरह के लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है, यह है बहुत मतलब बड़ी भूमिका इसकी होती है और इसे कहते हैं केमिट एंटी सिस्टम रडार, ठीक है। इसका काम होता है कि दुश्मन के रडार को भटका देना। जैसे कि मिसाइल अटैक कर रहा है विक्रांत के ऊपर, ठीक है, तो मिसाइल उधर से आ रहा है तो उसके रडार को मतलब डायरेक्शन भटका देगा, बोलेगा अरे भाई इधर नहीं उधर जा, उधर से आ, इधर नहीं इधर जा उधर, मतलब कि उसकी दिशा को मोड़ देता है। इधर आ रहा है तो बता देगा उधर, तो उसकी दिशा उधर मुड़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है एंटी रडार। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। जब INS विक्रांत समुद्र में चलती है, ठीक है, तो वहां पे समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा, आपको पता ही नहीं चलेगा अनंततम कहाँ था इसका है। तो वहां पर बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कोई भी टावर या तो फिर वायर की कनेक्टिविटी नहीं होता है। वहां पे सब काम वायरलेस के द्वारा ही चलाना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के लिए काम सैटेलाइट से होता है, ठीक है, उसी के माध्यम से होता है। जैसे कि हम फोन से बात करते हैं यहाँ से कोई दोस्त के पास या गाँव में, तो क्या है फोन से सैटेलाइट की मदद से ही बात होता है, फोन में तो वायर लगा है नहीं। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। यहाँ भी मतलब सैटेलाइट के माध्यम से ही सारा काम किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एंटीना का एक साथ एक ग्रुप होता है जिसे ACC यानी कि एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। यह क्या करता है कि अलग अलग तरीके से मल्टीपल एक साथ कई लोगों से बात कर देता है। जैसे कि फाइटर जेट आ रहा है, ठीक है, तो उससे बात कर रहा है, पानी में सबमरीन आ रहा है तो उससे बात कर रहा है, भारत के बॉर्डर पर कोई आदमी खड़ा है नेवी वाला तो उससे बात कर रहा है, भारत सरकार को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उससे भी बात कर रहा है। मतलब ये मल्टी फंक्शनल, मतलब एक साथ कई लोगों से बात कर सकता है और उसका पूरा संचालन यही करता है। इसके अलावा एक सर्विलांस रडार भी होता है, जो कि यहाँ आप देखिए ये है सर्विलांस रडार, ठीक है। इसका काम होता है जैसे कि कोई देखिए फाइटर जेट आ रहा है तो यह पता कर लेगा कि मतलब उस सर्विलांस रडार के माध्यम से कि वह आ कहाँ रहा है, उसके आगे पीछे कोई दूसरा जहाज तो नहीं है। जैसे कि देखिए अपना फाइटर जेट तेजस जा रहा है और उसके पीछे दूसरा पाकिस्तान का मतलब फाइटर जेट आ रहा है, तो ये रडार बता देगा तेजस को कि मतलब तुम्हारे पीछे पाकिस्तान का मतलब फाइटर जेट आ रहा है, क्योंकि तेजस के ऊपर भी मतलब लगा होता है रडार, सर्विलांस रडार, थोड़ा कम पावर के होते हैं, ठीक है। तो ये बताने का काम करता है कि तुम्हारे आगे या पीछे या दाएं बाएं कोई और मतलब दूसरा एयरक्राफ्ट आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, ठीक है। इसका काम यही होता है सर्विलांस रडार का, मतलब ये निगरानी रखता है और सूचना देता है। क्या सूचना देता है? जहाज के पोजीशनिंग का सूचना देता है कि तुम्हारा जहाज अभी यहाँ जा रहा है और तुम्हारे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद एक और फाइटर जेट आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये जहाज के पोजीशनिंग को बता देता है कि तुम्हारा जहाज अभी मुंबई में है या तुम्हारा जहाज अभी कराची पहुंच गया, तुम्हारा जहाज अभी पाकिस्तान चला गया, तो पोजीशन को बता देगा, ठीक। तो जहाज के पोजीशन को बताने का काम ये सर्विलांस रडार करता है। ये काफी हैवी और पावरफुल होता है। अब बाकी तो आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये आप जैसे कि देखिए अंदर का नजारा है, ये एयरक्राफ्ट INS विक्रांत के अंदर का सीन है। देखिए मतलब कितना लग्जरियस लग रहा है,
ऐसा लग रहा है कि सब 5 स्टार होटल में है, ठीक है। तो मतलब ये अंदर से, मतलब ये जो ऊपर तो उड़ान भरने के लिए होता है, जो मेन सब होता है अंदर ही होता है, ठीक है। अब अंदर घुसेंगे तो लोग बाप रे बाप कहाँ स्वर्ग में पहुंच गए, ठीक है। तो अंदर सब काम होता है और ऊपर सिर्फ टेक ऑफ और टेक ऑन होता है। ये जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एविएशन सिस्टम रूम, ठीक है। पूरा सारा काम मतलब इसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसे आयरलैंड भी कहा जाता है। इसी में एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रूम, जहां से जहाज को देखा जाता है कि कौन जहाज आ रहा है, इधर से कौन आया, कौन उड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि एयरपोर्ट पे होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, वैसे यहाँ भी एटीसी होता है, वो मतलब देखते रहता है कि कौन आया और कौन गया, ठीक है। इसी में एक वेदर सिस्टम भी लगा होता है जो कि मतलब मौसम की जानकारी देता है, ठीक है, कि बताएगा चक्रवात आने वाला है, तूफान उठेगा, या तो फिर बारिश होगा, या तो हल्फा आएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये होता है मौसम की जानकारी देता है, इसे वेदर रिपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ये भी काफी पावरफुल होता है और हर एक मौसम का जानकारी दे देता है। गर्मी का मौसम में बता देगा कि इतना गर्मी पड़ने वाली है, या तो इतना मतलब उधर से गर्मी तूफान आने वाला है, या ठंडा तूफान आएगा, सब बता देगा टोटली। हालांकि हमारे पास भी 2 युद्धपोत है, तीसरा भी होना चाहिए, क्योंकि अब रक्षा के मामले में भारत भी आगे बढ़ चुका है, ठीक है। पहले से तो काफी विकसित हुआ है और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की घोषणा भी हो चुकी है, आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल भारत का परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल विकसित करेगा, जो कि 65 से 75 टन का मतलब वजन होगा। यह चीन के फ्यूजन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा। इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड 2030 के अंत तक कर देगा और भारत अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करने जा रहा है। इसका नाम होगा आईएनएस विशाल। ये आप देख सकते हैं आईएनएस विशाल इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और 6 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय ने 15 साल की योजना टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोडमैप 2025 जारी की है। यह योजना भारत को हिंद प्रशांत महासागर में चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों को मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। आपको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, तो भी नहीं आता समझ में तो 2 बार देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।